नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम 1885 से ठीक पहले के उस जबरदस्त दौर में गोता लगाने वाले हैं जो असल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अनकही और बेहद रोमांचक प्रस्तावना है। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज़ादी का इतना बड़ा विचार रातों रात पैदा हो गया था? बिल्कुल नहीं। असल में राष्ट्रवाद की असली जड़ें तो कांग्रेस के बनने से कई साल पहले ही पनपने लगी थीं। ये वो समय था जब पूरे देश में विचारों की एक बिल्कुल नई लहर दौड़ रही थी, और आज हम आज़ादी के उसी शुरुआती सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस से पहले की उस अशांति की, फिर उन अभियानों को देखेंगे जिन्होंने राष्ट्रवाद की आग भड़काई। इसके बाद हम कलकत्ता के अग्रदूतों, मद्रास और बॉम्बे संघों पर नजर डालेंगे, और आखिर में बात करेंगे अखिल भारतीय सम्मेलन की। ये बेसिकली बिखरे हुए स्थानीय अभियानों के एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, कांग्रेस से पहले की अशांति, जिसने एकीकरण के लिए पूरा मंच तैयार किया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, आखिर कांग्रेस के जन्म से पहले ये मजबूत नींव रखी किसने? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अचानक ही कहीं से प्रकट नहीं हो गई थी। इसके पीछे कई दशकों की कड़ी मेहनत और अनगिनत ऐसे राजनीतिक प्रयास थे जिनके बारे में अक्सर कम बात होती है। आज हम उन्हीं गुमनाम संस्थाओं और उनके प्रयासों के पन्ने पलटेंगे। अगर हम इतिहास को करीब से देखें तो 1870 और 1880 के ये 2 दशक आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के लिए सबसे निर्णायक साबित हुए। ये एक ऐसा राजनीतिक माहौल था जो पूरी तरह से जीवंत था। इन्हीं 20 सालों में देश के पढ़े लिखे वर्ग को ये समझ में आ गया था कि भाई अब केवल प्रार्थनाएं करने या अर्जियां लगाने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया था एकजुट होकर आवाज उठाने का। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, वो शुरुआती अभियान और उत्प्रेरक आंदोलन जिन्होंने इस राष्ट्रवाद को सच में प्रज्वलित किया। अगर आप 1875 से 1879 के बीच के सालों पर नजर डालें तो आपको घटनाओं का एक बहुत ही तेज सिलसिला देखने को मिलेगा। 1875 में कपास पर आयात शुल्क लगाने के लिए एक बड़ा अभियान छिड़ गया। फिर 1878 में तो जैसे हड़कंप मच गया जब लॉर्ड लिटन के दमनकारी आर्म्स एक्ट और वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट का कड़ा विरोध शुरू हुआ। मतलब ब्रिटिश सरकार भारतीयों से उनके हथियार और क्षेत्रीय भाषा की प्रेस की आज़ादी छीनने की कोशिश कर रही थी, और ठीक उसी दौरान सरकारी सेवाओं में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी आंदोलन तेज हो गया। ये सारी घटनाएं साफ दिखाती हैं कि कैसे लोगों का गुस्सा अब एक बड़ी लहर बन रहा था। और आपको क्या लगता है कि भारतीयों की शिकायतें सिर्फ किसी एक मुद्दे तक सीमित थीं? बिल्कुल नहीं। ये शिकायतें बेहद विविध और व्यापक थीं। आर्थिक स्तर पर कपास आयात शुल्क का मुद्दा था, तो प्रशासनिक स्तर पर आईसीएस परीक्षा में उम्र की सीमा घटाने का भारी विरोध था। न्यायिक समानता के लिए अल्बर्ट बिल का पुरजोर समर्थन किया गया ताकि भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुन सकें। इसके अलावा लॉर्ड लिटन की आक्रामक अफगान विदेश नीति का विरोध हुआ, और तो और बागान मजदूरों की बेहद खराब स्थिति के खिलाफ भी आवाजें उठाई गईं। आप देख सकते हैं कि ये कोई एक मुद्दा नहीं था, बल्कि हर मोर्चे पर एक मुकम्मल जनजागरण था। यहाँ से हम पहुँचते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, कलकत्ता के अग्रदूत, जहाँ बंगाल ने एक बेहद अग्रणी भूमिका निभाई। इस समय बंगाल में एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा था। एक तरफ पुरानी सोच वाली ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, जो थोड़ी रूढ़िवादी थी और ज़्यादातर जमींदारों के हितों की बात करती थी। लेकिन इसके ठीक विपरीत 1876 में एक बिल्कुल नई और जोश से भरी संस्था खड़ी हुई, कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे ऊर्जावान नेताओं ने इसे बनाया था। ये पूरी तरह से राष्ट्रवादी संस्था थी और इसने पुरानी जमींदार समर्थक सोच को सीधे चुनौती दी। इस नई इंडियन एसोसिएशन की मांगें एकदम साफ और टू द पॉइंट थीं। 1877 में जब आईसीएस परीक्षा की अधिकतम आयु कम की गई तो इन्होंने पूरे देश में इसके खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। इनकी साफ मांग थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ हो, उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण हो और आर्म्स एक्ट व वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों को हटाया जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अब सिर्फ स्थानीय मुद्दे नहीं रह गए थे, ये सीधे तौर पर देश की संप्रभुता और प्रशासन पर हक जताने की मांगे थी।
और ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ कैलकाटा में हो रहा था। हमारा चौथा हिस्सा हमें ले चलता है दक्षिणी और पश्चिमी मोर्चों की तरफ। देखिए, देश के दूसरे कोनों में भी गजब की हलचल थी। प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता अपने अपने इलाकों को राजनीतिक रूप से जगा रहे थे। दक्षिण में 1884 में M.V. राघवाचारी, B. सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लू जैसे दिग्गजों ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। वहीं पश्चिम में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत 1885 में हुई, जिसे बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग की मशहूर त्रिमूर्ति ने खड़ा किया था। ये वो लोग थे जो आज़ादी के इस पूरे नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर रहे थे। और आखिरकार हम आते हैं अपने पांचवें और सबसे अहम हिस्से पर, अखिल भारतीय सम्मेलन, यानी महा-एकीकरण का वो ऐतिहासिक पल। ये जो अलग अलग धाराएं थी, चाहे कलकत्ता हो, मद्रास हो या बॉम्बे, इनके एक होने की प्रक्रिया बहुत ही तार्किक थी। पहले कदम में पूरे देश में मजबूत क्षेत्रीय संघ बने। फिर आया दूसरा और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1883 में कलकत्ता में हुआ अखिल भारतीय सम्मेलन। कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन ने इसे स्पॉन्सर किया था और ये वो पुल था जिसने पहली बार पूरे देश के राष्ट्रवादियों को एक साझा मंच पर ला खड़ा किया। और आखिर में 1886 में इस सम्मेलन का पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और इस तरह एक विशाल राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब सोचने वाली बात यह है, 1870 और 1880 के दशकों की इस एकजुट नींव ने आज़ादी की लड़ाई के अगले 60 सालों को कैसे आकार दिया। जरा सोचिए, अगर ये शुरुआती अभियान और ये दूरदर्शी नेता नहीं होते तो क्या बाद का वो विशाल और व्यवस्थित संघर्ष कभी संभव हो पाता, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की जड़ें हिला दी? शायद नहीं। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको आज़ादी की इस प्रस्तावना को एक बिल्कुल नए और दिलचस्प नज़रिए से समझने में मदद मिली होगी। इतिहास के इन पन्नों में जो संघर्ष और रणनीतियां छिपी हैं, वो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती हैं। तो बस जानने और समझने की ये यात्रा यूं ही जारी रखिए।